अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे आज एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से जो आपने स्टेप्स पढ़े हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो किस तरह करने हैं। उसके लिए हम एग्जाम्पल 3 जो है आपकी बुक में उसको सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो जो 4 स्टेप आपने एम्पिरिकल फार्मूला के पढ़े हैं उनको किस तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। एग्जाम्पल 3 में वो कहता है कि स्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी भी कहते हैं, उसकी कंपोजिशन ये है कि उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो 40.92% है और उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है वो 4.58% है और उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो 54.5% है। तो वो कह रहा है कि आप उसकी एम्पिरिकल फार्मूले की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। तो आपको पता है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं उसमें पहला स्टेप ये होता है कि परसेंटेज कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। तो वो आप देख सकते हैं कि सवाल की स्टेटमेंट में वो दे दी गई है, इसलिए पहला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड स्टेप जो है वो क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आपने हर एलिमेंट जो है उसके अलग-अलग नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या दूसरे लफ्ज़ों में मोल्स फाइंड करने हैं। तो लिहाजा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स सबसे पहले कार्बन के आप फाइंड करेंगे। उसका तरीकाकार क्या है वो आपको पीछे बता चुका है कि जो परसेंटेज कार्बन की आपको दी गई होगी आपने उसको डिवाइड कर देना है कार्बन के एटॉमिक मास यानी 12 के साथ। और इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो आपने हाइड्रोजन के फाइंड करने हैं तो उसके लिए भी आप उसकी परसेंटेज यानी 4.58% को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1.008 के साथ डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपने ऑक्सीजन के फाइंड करने हैं, उसके लिए जो परसेंटेज आपको दी गई है 54.5%, उसको आपने ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 3.41 ग्राम एटम्स कार्बन के आएंगे, 4.54 इसके आएंगे हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के भी 3.406 आते हैं जो कि आलमोस्ट 3.41 ही बनते हैं, इसलिए आप यही वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो होता है कि आपने एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है हर एलिमेंट की। तो एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स की एटॉमिक रेशो हमने फाइंड करनी। उसका तरीकाकार ये है कि ये जो स्टेप 2 के अंदर आपके ग्राम एटम्स की वैल्यूज़ आई हैं, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके साथ इन तीनों को डिवाइड कर देना है। अब इसमें 2 वैल्यूज़ सेम हैं 3.41 और वही स्मॉल वैल्यूज़ हैं, और जो 4.454 है वो बड़ी वैल्यू है, लिहाजा आप 3.41 के साथ तीनों को बारी बारी डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन की वैल्यू भी 3.41 थी, उसको भी 3.41 से डिवाइड कर दिया। हाइड्रोजन की 4.54 थी, उसको भी 3.41 से डिवाइड कर दिया। और ऑक्सीजन की भी 3.41 थी तो उसको भी 3.41 से डिवाइड कर दिया। जब आप इस तरह डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आता है 1.33, ठीक है, और इसको भी डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 और ये 1 ये दोनों जो हैं ये होल नंबर्स हैं, लेकिन ये जो मिडल वैल्यू है 1.33 ये होल नंबर में नहीं है। तो लिहाजा आपको पीछे चौथे स्टेप में उसने बताया था कि अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर में आ जाए तो यहीं से आपको एम्पिरिकल फार्मूला हासिल हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपको इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये जो रेशो आई है 1:1.33:1, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी सुइटेबल डिजिट के साथ। ये जहन में रहे कि सिर्फ 1.33 को ही होल नंबर में कन्वर्ट नहीं करना, मल्टीप्लाई करते वक्त तीनों वैल्यूज़ को ही उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप इस पूरे फिगर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2.66। वो 2.66 भी होल नंबर नहीं है, तो लिहाजा इसका मतलब है कि हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3:3.99 और रेशो 3। ये जो 3.99 है इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू 4।
लिहाजा एटॉमिक रेशो आ गई 3:4:3। लो जी, ये आपके पास होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब आपने बारी बारी इनमें से एक एक वैल्यू तीनों एलिमेंट्स के नीचे सबस्क्रिप्ट के तौर पे दर्ज कर देनी है। यानी कि कार्बन है, कार्बन के नीचे ये 3 पुट कर देंगे आप, ये नीचे इस तरह 3 लिखना है, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे ये दूसरी वैल्यू 4 सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख देंगे। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे ये तीसरी वैल्यू 3 जो है ये सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख देंगे। तो यूं ये आपका इंपेरिकल फार्मूला बन गया स्कॉर्बिक एसिड का C3H4O3। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंबशन एनालिसिस वाले टॉपिक से मुतल्लिका आपको एग्जाम्पल नंबर 4 जो दी गई है वो एग्जाम्पल नंबर 4 अब हम सॉल्व करके देखेंगे। उसमें सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप मुझे समझाने की ज़रूरत होगी, बाकी अगले 3 स्टेप जो हैं वो बिल्कुल एग्जाम्पल 3 की तरह ही एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने से रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल 4 में वो कहता है कि हमारे पास एक सैंपल है एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लिक्विड फॉर्म में है और वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसको कंबशन एनालिसिस के प्रोसेस में से गुजारा गया है। जबकि जो कंपाउंड हमने इस्तेमाल किया है उस कंपाउंड का जो मास हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया है 0.5439 ग्राम्स, और उसका कंबशन एनालिसिस करने से उस कंपाउंड ने हमें बनाकर दिया है 1.039 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके कंबशन एनालिसिस से हमें हासिल हुआ है 0.6369 ग्राम वाटर। ठीक है जी। तो अब वो कहता है कि आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड करें। तो आपके समझने की बात इसमें जो है वो पहला स्टेप है, क्योंकि बाकी स्टेप्स जो हैं वो तो आपने बिल्कुल उसी तरह ही करने हैं जैसे एग्जांपल 3 में आपने किए थे। पहला स्टेप क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूले का? वो होता है कि आपने परसेंटेज हर एलिमेंट की फाइंड करनी होती है। तो इसका मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अब फाइंड करने के लिए, चूंकि सवाल की स्टेटमेंट में वो आपको बता चुका है कि आपने उस कंपाउंड का कंबशन एनालिसिस किया है, इसलिए जो 3 फार्मूलाज आपने कंबशन एनालिसिस वाले टॉपिक में पढ़े हैं वही यहाँ पे यूज़ होंगे। यानी आप सबसे पहले मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रखेंगे और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो आप नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 12/44 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप परसेंटेज कार्बन की निकालेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास वो बता चुका है कि कंपाउंड का कंबशन एनालिसिस जब किया गया तो उसमें से हमें 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हुई, जबकि ये वो टोटल कंपाउंड है जिसका कंबशन एनालिसिस किया गया था। तो कितने का किया गया था? 0.5439 ग्राम का, और आगे मल्टीप्लाइड बाय 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास जो परसेंटेज आ जाएगी कार्बन की वो 52.108% है। तो ये तो हो गई कार्बन की परसेंटेज। बिल्कुल इसी तरह आप हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए भी वही फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है जो बुक में दिया गया है। हाँ जी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए उसी तरह ऊपर मास ऑफ वाटर, नीचे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2.016/18 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मास ऑफ वाटर जो आपको सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक दिया गया है वो 0.6369 ग्राम है, जबकि जो कंपाउंड का मास आपको दिया गया था वो 0.5439 ग्राम दिया गया था, मल्टीप्लाइड बाय 2.016 डिवाइडेड बाय 18 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो हाइड्रोजन की परसेंटेज इसमें बनती है वो 13.11% बनती है, और आखिर में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज निकालनी है वो आपने उसी तरह जैसे मेथड ऑफ डिफरेंस पे हमने बात की थी कि आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को जमा करके
तो 100 में से माइनस कर देना है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। कार्बन की परसेंटेज हमारे पास आई थी 52.108% और हाइड्रोजन की परसेंटेज हमारे पास आई थी 13.11%। दोनों को जमा किया और 100 में से माइनस किया तो जो टोटल ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे पास आई वो 34.77% आई। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप फर्स्ट स्टेप जब कर लेंगे तो उसके बाद अगला स्टेप वही एम्पिरिकल फार्मूले का जैसे होता है, यानी आपने हर एलिमेंट के अलग-अलग ग्राम एटम्स निकालने हैं, फिर एटॉमिक रेशो निकालनी है। अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको कन्वर्ट करेंगे किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके होल नंबर के अंदर, बिल्कुल उसी तरह जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको समझाया गया था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक डिस्कस किया। उस टॉपिक में आपको कुछ फार्मूलाज वगैरह बताए गए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करने से बनता है और n की वैल्यू निकालनी हो तो मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देते हैं। तो बहरहाल उन फार्मूलाज का इस्तेमाल एग्जाम्पल 5 में आएगा। यहाँ भी आपने एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 की तरह एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ही फाइंड करने हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने से पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n ज़रब एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मतलब है कि जब तक आप एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो नहीं फाइंड किया जा सकता। लिहाजा आपने सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला ही निकालना है और उसके बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकेंगे। अब सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहता है कंबस्शन एनालिसिस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का किया गया है और उससे हमें पता चला कि उस कंपाउंड के अंदर 65.44% जो है वो कार्बन मौजूद है और उसके अंदर 5.50% जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है और उसके अंदर 29.06% ऑक्सीजन मौजूद है। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें। तो अब हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट तो सारा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब आप खुद करेंगे। आपने एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 में 2 दफ़ा एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया है, लिहाजा एम्पिरिकल फार्मूला के तमाम स्टेप्स जो हैं वो आप उसी तरह परफॉर्म करेंगे। पहला स्टेप जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन का होता है, वो आपको सवाल में ऑलरेडी बता दी गई है। दूसरा स्टेप होता है नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स फाइंड करने का। उसके लिए आपने इनकी अलग-अलग ये जो परसेंटेज दी गई है इनको इनके एटॉमिक मासेस से तकसीम कर देना है। तीसरा स्टेप एटॉमिक रेशो का होता है, उसमें आप स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है ग्राम एटम्स की उसके साथ तीनों वैल्यूज़ जो ग्राम एटम्स की होंगी उनको डिवाइड कर देंगे। अगर आपको एटॉमिक रेशो होल नंबर में मिलती है तो ठीक है, वरना आप उसको किसी मुनासिब डिजिट से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो बहरहाल जो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ परफॉर्म करने के बाद निकलता है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे कंपाउंड का, वो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है C3H3O। दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये समझें कि सवाल का पहला हिस्सा हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरी चीज़ की तरफ आएँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमने कैलकुलेट करना है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n ज़रब एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास आ चुका है C3H3O। अब ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब इसको इस फार्मूले के मुताबिक किसी सूटेबल डिजिट यानी n से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। सवाल ये है कि अब वो n कैसे निकलेगा, वो आपको आर्टिकल के अंदर बता चुका है कि n बराबर होता है, ऊपर आपने रखना है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का और उसको डिवाइड कर देना है उसके एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। सवाल की स्टेटमेंट में वो आपको बता चुका है कि हमारा ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 110.15 ग्राम पर मोल है। अब बात रहेगी
इम्पिरिकल फार्मूला मास की, कि जब तक इम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं निकलेगा तब तक आप उसका n की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास इम्पिरिकल फार्मूला मौजूद है, आप इसके अंदर मौजूद तमाम एटम्स का एटॉमिक मास जमा कर देंगे। कार्बन के 3 एटम्स का एटॉमिक मास 12 × 3 36, हाइड्रोजन का वैसे तो 1.008 होता है लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके 1 ही ले लेते हैं, और ऑक्सीजन के एक एटम का जो है वो 16 हो गया। तो अब आप इसको जमा करेंगे तो ये 55 जो है, और अगर आप हाइड्रोजन का एग्जैक्ट लेते हैं 1.008 तो उस हिसाब से 50.505 बन जाएगा। तो बहरहाल आप 55 भी लिख लें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। तो 55.05 ये उसका इम्पिरिकल फार्मूला मास बनता है जो हमने इसमें पुट किया। तो जनाब हमारे पास जो n की वैल्यू निकलती है वो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू बनती है 2, और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे C3H3O के साथ, ठीक है जी, तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे C3H3O के साथ तो जो मालिकुलर फार्मूला बनेगा वो बनेगा C6H6O2। तो ये C6H6O2 जो है ये हमारा मालिकुलर फार्मूला बनेगा जब आप इम्पिरिकल फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया C6, इसको किया ये भी C6 और O को किया तो O2।